आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी 142 यूनिट 1 भारत की विदेश नीति का विकास। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम केवल कवर करेंगे 1.4 पॉइंट। 1.4 पॉइंट क्या है? शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे 1990 के दशक के दौरान भारत की विदेश नीति। इसके बाद एनडीए के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पार्ट 1, यूपीए के दौरान भारत की विदेश नीति, और उसके बाद एनडीए के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति। यह खंड इसमें नेहरू के बाद के युग में शीत युद्ध की प्रमुख अवधि के दौरान भारतीय विदेश विदेश के विकास और घटनाक्रम को शामिल करता है। शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में 5 प्रधानमंत्री प्रमुख हैं। इसके शामिल किया जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उनके बाद मोरारजी देसाई, चरण सिंह और राजीव गांधी। इन चारों के टाइम पीरियड के दौरान भारत की विदेश नीति की चर्चा की जाएगी। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का जो कार्यकाल था भारत की विदेश नीति के मोर्चे पर कोई स्थायी छाप छोड़ने के लिए बहुत ही छोटा था, क्योंकि शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए था। लेकिन उनका कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण था कि भारत की विदेश नीति के विकास पर चर्चा करने से चूक गए। इसी तरह इसी तरह यह देखते हुए कि शास्त्री नेहरू सरकार का हिस्सा थे, जिसने उस समय तक भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाया था। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने देश की विदेश नीति में बड़े बदलाव नहीं किए थे, नहीं होते, बल्कि वह प्रधानमंत्री के रूप में अधिक समय तक अगर रहे होते, क्योंकि वो भी कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते थे। वैसे भी भारत चीन युद्ध में भारत की हार ने विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के लोगों में एक धारणा बना दी थी कि युद्ध के बाद भारत काफी कमजोर हो गया है। इसी के पश्चात ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिससे 1965 में हुआ था। और उसके बाद फिर शास्त्री जी ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए 1965 के युद्ध हुआ था, उसको खत्म करने के लिए ताशकंद में एक शांति वार्ता समझौता हुआ था, और वहीं पे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से एक वीर व्यक्ति का इस प्रकार से उन्हें देश के घरेलू और विदेशी दोनों मामलों में एक वीर व्यक्ति बना दिया था। संकट की अवधि के दौरान भी भारत ने के जो शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, संकट की घड़ी में भी उन्होंने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा के रखा था। भारतीय विदेश नीति में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भी गुटनिरपेक्षता, पंचशील सहित नेहरूवादी सहमति के साथ प्रमुख विराम देखे गए। यानी कि उन्होंने इन जो नेहरूवाद के जो पंचशील और गुटनिरपेक्षता सिद्धांत थे उनको आगे बढ़ाने के लिए समर्थन नहीं दिया। यानी कि इंदिरा गांधी जी जो है गुटनिरपेक्षता के समर्थन में नहीं दी थी। भारतीय प्रारंभ में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी के उत्तराधिकारी होने के बाद इंदिरा गांधी ने भारत के विदेशी संबंधों के संचालन के पारंपरिक प्रारूप को जारी रखा। लेकिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में अशांति और उन परिस्थितियों के लिए भारत की सामरिक प्रतिक्रिया के दौरान भारतीय विदेश नीति के नेहरूवादी रीति रिवाजों की सीमाएं उनके लिए स्पष्ट रूप से प्रतीत हो गई। श्रीमती गांधी बिल्कुल स्पष्ट थी कि भारत की समाजवादी प्राथमिकताओं ने अमेरिकियों, विशेष रूप से निक्सन प्रशासन के मन में पहले से ही आशंकाएं पैदा कर दी थी। ऐसी स्थिति में उनके पास गुटनिरपेक्षता और सोवियत संघ के साथ गठबंधन की नीति को पूरी तरह से टालने और समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार इंदिरा गांधी जी ने भारत का 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति समझौता और मित्रता समझौता हुआ। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सोवियत संघ भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के बचाव के लिए भी आया था। इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रीय हितों की सेवा करने के लिए भारत की विदेशी नीति में
बदलाव किए थे, जैसे नेहरूवादी आदर्श से दूर कर दिया था। इस प्रकार से भारत में पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर मुद्दे की बात करें तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायरे से वापस आकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं। इसके लिए उन्होंने इस बात पे अधिक जोर दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत के एक गैर परमाणु राष्ट्र बने रहने के कथित नेहरूवादी स्वप्न को भी खत्म कर दिया, यानी कि वो गैर परमाणु राष्ट्र बने रहने के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने दुनिया और अपने पड़ोसी पड़ोसी जो भी चीन आदि को 1976 में पोखरण में हुए परमाणु परमाणु परीक्षण से ये सबको बता दिया था। इस प्रकार से इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति ने पहली बार यथार्थवादी परिसर के लक्षणों का प्रदर्शन किया। जहाँ तक कि देश की विदेश नीति का संबंध है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चरण सिंह के अधीन जनता पार्टी के शासन के लगभग 2 वर्ष मोटे तौर पर असमान रहे। सत्ता में आने के बाद हालांकि देसाई सरकार ने गुटनिरपेक्षता की नीति में सोवियत समर्थक झुकाव का विरोध किया, लेकिन यह भारतीय विदेश नीति में कोई बड़ा संशोधन नहीं कर सके। इसी तरह यह वादा किया गया था कि गुटनिरपेक्ष नीति को वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति से बदल दिया जाएगा, लेकिन ये वास्तव में नहीं हो सका। इसी तरह 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत घुसपैठ के दौरान चरण सिंह सरकार इस मामले पर कोई निर्णायक रुख रखने में भी असफल रही। 1984 में अपनी मां की हत्या के बाद प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के आगमन के साथ ही भारतीय विदेश नीति कुछ आंशिक रूप में उसमें परिवर्तन देखा गया था। राजीव गांधी ने मिजो समझौता किया। 1985 में राजीव लोंगेवाला समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। के बाद श्रीलंकाई शांति समझौता भी उन्होंने किया था। भारतीय विदेश नीति में इस तरह के खुले तौर पर हस्तक्षेप करने वाला मोड़ भारतीय संबंधों के इतिहास में पहली बार पेश किया गया था, यानी कि श्रीलंका के साथ जो समझौता हुआ था और खुले तौर पर किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का ये पहला अवसर आया था। भारत ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय शांति सेना IPKF के नाम पर अपने सैन्य दल श्रीलंका में भेजे। इसे श्रीलंका में तमिलों के मुक्ति आंदोलन पर भारत के द्वारा किए गए हमले के रूप में लिया गया था। इसके जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी राजीव गांधी को दी गई थी। इसके संचालन के दौरान जो मिशन लॉन्च किया गया था, इसके संचालन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की जान चली गई। इस प्रकार राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में हुए घटनाक्रम राष्ट्रीय हितों के लिए काफी चिंताजनक और हानिकारक थे। 1990 के दशक के दौरान भारत की विदेश नीति 1990 का दशक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का भी एक दशक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान काफी राजनीतिक परिवर्तन हुए, काफी आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे। इस प्रकार से भारत ने अपने भारत और सोवियत जो शांति और मित्रता की जो संधियां की थी, अप्रासंगिक होने के रूप में सवाल उठाए जाने का भी सवाल आ गया था। भारत और सोवियत की संधि ने भारत को सुरक्षा कवच हालांकि प्रदान हमेशा से दिए रखा था। सोवियत संघ के जाने के साथ ही PV नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने के लिए भारी अमेरिकी दबाव में भी आ गई थी। अमेरिकी दबाव निरंतर बढ़ा रहा था। इस इस कार्यकाल के दौरान भारत को एक गंभीर घरेलू आर्थिक संकट का भी इसी समय के दौरान ही 1990 के दशक के दौरान ही घरेलू आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा था। भारत के पास अपने आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, यानी कि उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि भारत के पास अपनी जो जरूरतों की वस्तुओं के आयात के
भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं बचा हुआ था। राव सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया। विकास की राज्य केंद्रीय रणनीति से एक बड़ा बदलाव हुआ था, जिसका भारत ने स्वतंत्रता के बाद पालन किया था। भारत के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का पालन करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। भारत की जो राव सरकार थी, उन्होंने लुक ईस्ट नीति की घोषणा की और इससे भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर सरकार को बाहरी दबाव का भी सामना करना पड़ा। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति नहीं होने के बावजूद अनैतिक दबाव का सहारा लिया गया। इस प्रकार भारत ने उसी समय के दौरान ही भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी में हस्ताक्षर किए और इसी समय के दौरान पहली बार भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए भी दरवाजे खुले। 1990 के दशक का दूसरा भाग भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर था। मई 1996 में हुई आम चुनाव ने तीन प्रधानमंत्रियों के तहत अस्थिर गठबंधन की सरकारें पैदा कर दी थी। इस प्रकार से इसीलिए इसी चरण को भारत की विदेश नीति में उल्लेखनीय निरंतरता का समय माना जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में सरकार बनाई, जो केवल 13 दिनों तक ही चल सकी। हालांकि प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के पास अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति की बारीकियों को समझने का व्यापक अनुभव और तेज कौशल था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय विदेश नीति के दायरे में एक नया विचार भी पेश किया था। गुजराल गुजराल ने गुजराल सरकार ने एक गुजराल सिद्धांत पेश किया था, जिसका मूल गैर पारस्परिक आधार और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी पड़ोसियों के लाभ का विस्तार करना था। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं एनडीए के तहत भारत की विदेश नीति पार्ट 1। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार अनुभवी सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में सत्ता में आई थी। बहुत कम समय में ही वाजपेयी ने 3 एनडीए सरकारों का नेतृत्व किया। पहली बार 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बनने के 13 दिन में ही उन्होंने लोकसभा के पटल पर बहुमत खो दिया। 1998 में वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद 1999 में ही वे सिर्फ एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गए। 1999 में नए चुनाव के बाद वाजपेयी ने 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और मई 2004 में हुए आम चुनावों तक प्रधानमंत्री बने रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। बहुत से भारत के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में इसी समय आई थी। इसी दौरान ही परमाणु परीक्षण हुआ था। इसी समय वाजपेयी के पहले 13 महीने के शासन के दौरान एनडीए ने 2 पहलों को बढ़ावा दिया था। इसी तरह इसमें सबसे महत्वपूर्ण था परमाणु शक्ति और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना। भाजपा भारत के परमाणु हथियारों के ले जाने की एक बड़ी प्रतिपादक रही है। 11 मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण 2 के साथ ही भारत ने खुद को परमाणु हथियार वाला राज्य घोषित कर दिया। जल्द ही भारत के परमाणु सिद्धांत का पालन किया गया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आगे के परीक्षणों पर स्वैच्छिक स्थगन, पहले उपयोग नहीं और न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध। विश्लेषकों ने बताया कि भारत ने पहली बार 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी के तहत परमाणु हथियारों का परीक्षण करने की कोशिश की थी। बाद में नरसिम्हा राव ने 1995 में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने की कोशिश की थी, लेकिन हर मौके पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसका पता लगाया और परीक्षण को रोकने के लिए दबाव डाला। एनडीए सरकार को कहा जाता है कि भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु उपकरणों का प्रयोग किया और खुद को परमाणु हथियार राज्य घोषित किया और इसके बाद एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में परमाणु ऊर्जा क्लब में शामिल होने की मांग की। भारत के बढ़ते सामरिक महत्व के प्रति अमेरिकी नेतृत्व को भी काफी बेहतर समझ थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत आए थे। भारत अमेरिका और अन्य शक्तियों को अपनी जटिल राजनीतिक
प्रदर्शी से अवगत कराने में सक्षम था, जिसने उसे परमाणु हथियार संपन्न होने के लिए प्रेरित किया था। अमेरिका ने विशेष रूप से पाकिस्तान से निकलने वाली सीमा पार आतंकवाद के संदर्भ में भारत की सुरक्षा स्थिति की बेहतर सराहना भी की थी। 11 सितंबर 2001 9/11 को भारत अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका के साथ संबंधों ने एक नया रणनीतिक आयाम प्रदान किया था। अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से निकलने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे से अवगत हो गया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को अपना समर्थन देने का आश्वासन भी दिया था। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर भी आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद दुनिया के सामने सीमा पार आतंकवाद के खतरे और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के इस्तेमाल को एक हथियार के रूप में उजागर किया गया। बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत के साथ रणनीतिक वार्ता शुरू की। वार्ता में 3 प्रमुख मुद्दे थे: असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष ढाल और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी में व्यापार। फरवरी 2003 में भारत और अमेरिका ने उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। वार्ता में परमाणु सुरक्षा उपाय और अन्य प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा मुद्दों के पहलू भी शामिल किए गए थे। भारत पाकिस्तान संबंध: प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। इस भौगोलिक नियतिवाद को महसूस करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए काफी प्रयास किए थे। वह अपने पाकिस्तानी समकक्ष प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मिलने के लिए लाहौर की बस यात्रा पर गए थे। लाहौर में बैठक के बाद पाकिस्तानी पीएम ने कहा था कि यह कश्मीर के पेचीदा मुद्दे पर फैसले का साल होगा, लेकिन फिर एक वेग न आया। मई 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ गया, जब पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में ऊंचाइयों पर कब्जा करते पाया गया। कारगिल दो परमाणु संपन्न देशों के बीच पहला सैन्य टकराव था। पाकिस्तान में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था और उसी समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संबंधों को सामान्य बनाने का भी प्रयास किया था, जब उन्होंने 2001 में शुरुआत में परवेज मुशर्रफ को आगरा आमंत्रित किया। यह प्रयास सफल नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पहले जम्मू कश्मीर के मूल मुद्दे को हल करने पर जोर देता रहा। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर भी हमला हुआ। इसके बाद लंबे समय तक दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो काफी बिगड़ गए। इसी बीच भारत अमेरिका के काफी करीब हो गया और रणनीतिक साझेदारी की मांग की। यूपीए के दौरान भारत की विदेश नीति 10 वर्षों यानी कि 2004 से लेकर 2014 के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील संगठबंधन यानी कि यूपीए भारतीय विदेश नीति का संरक्षक रहा। इसी तथ्य को देखते हुए भारतीय विदेश नीति की आधारभूत रूपरेखा कांग्रेस सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर निर्धारित की गई थी। इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय विदेश नीति की आधारभूत रूपरेखा कांग्रेस सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर निर्धारित की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि अतीत से कई विदेश नीति के अवशेषों की प्रति भावनात्मक लगाव ने भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश में कथित तरीके के बावजूद उन विशेषताओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
यूपी शासन की लंबी अवधि को आसान नहीं कहा जा सकता, इसलिए यूपी सरकार ने जो किया वह भारतीय विदेश नीति के पारंपरिक ढांचे में नए तत्वों को शामिल करना था। उनमें से कुछ ने वास्तव में अतीत से टूटने के कुछ संकेत प्रदर्शित किए ताकि विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। भारत की विदेश नीति में यूपीए सरकार के द्वारा लाए गए प्रमुख पुनर्रचना में से एक भू रणनीतिक से आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना था, यानी कि इस पीरियड में काफ़ी आर्थिक संबंध काफ़ी